वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। ईरान, इजराइल और यूएस की जंग में भारत पर क्या पड़ेगा असर? कैसी और किन मुसीबतों का सामना करेगा भारत? आपका स्वागत है। हमारी पिछली खबर में जहां हमने आपको बताए थे कि ईरान, इजराइल और यूएस की जंग में ग्लोबल इकोनॉमी खतरे में आ सकती है, अब इसी खबर को कंटिन्यू करते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि इस पूरी जंग का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इस जंग के एक दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल जाते हैं और इजराइल को अपना फादरलैंड बताते हैं और कहते हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल। जिसके बाद जब ये जंग हुई ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में, तो ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो 20% क्रूड ऑयल आता है उसे भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है। एलपीजी की बढ़ती हुई कीमत और किल्लत, पेट्रोल के प्राइस में उछाल और भी कितनी ऐसी चीजें हैं जिसका सामना भारत कर रहा है। और अब जब एलपीजी की इतनी सारी समस्याएं हैं, तो कुछ टाइम पहले हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि आप नाली में पाइप डालिए और फिर उससे जो गैस निकलेगी उस गैस से खाना बनाएंगे। मोदी जी की इसी बात को सुनकर कुछ लोगों ने और छात्राओं ने इसे प्रैक्टिकली अपनाया भी, पर अफसोस नाली से गैस तो नहीं निकली और ना ही उस गैस से खाना बना। और अब जब लॉकडाउन लगेगा तो एक बार फिर से कोरोना जैसी स्थिति होगी, जैसे कि ठीक उसी तरीके के हालात होंगे जैसे कोरोना के वक्त हुए थे। कई सारी जॉब्स जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर दी जाएगी, काफी सारे लोग अपने घरों में बैठे होंगे, काफी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कई सारे लोगों के जॉब जो है वो छूट जाएगी। स्कूल्स जो है उन्हें भी ऑनलाइन किया जा सकता है, स्कूल बंद करी जाएगी और डेली बेसिस पे जिन व्हीकल से, जिन गाड़ियों से हम आते जाते हैं, जैसे कि ट्रेन हो गई, बस हो गई, ऑटो रिक्शा हो गई, जिससे लोग अपने जॉब, स्कूल, कई ऐसी जगह है जिससे आना जाना करते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की वजह से जो 20% क्रूड ऑयल आता था वो बंद कर दिया गया है। अब जबकि क्रूड ऑयल बंद कर दिया गया है तो उससे बनने वाला पेट्रोल, डीजल भी बंद हो जाएगा और अब जब ये भी बंद हो जाएगा तो इससे चलने वाली गाड़ियां भी बंद हो जाएगी। और अब इस पूरी जंग में हमारे माननीय मोदी जी का ये कहना है कि एक बार फिर से हमें एक साथ होकर खड़े रहना है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम सब कोरोना के वक्त एक साथ हुए थे और इस पूरी मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े रहकर हमें इसका सामना करना है। कोरोना के वक्त जहां मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाइए जिससे कोरोना भागेगा, शायद इस बार कहेंगे कि एलपीजी के सिलेंडर बजाइए, क्योंकि शायद इससे एलपीजी की किल्लत और बढ़ती हुई कीमत कम हो जाए। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों का ऐसा कहना है। अगर ये वॉर इसी तरीके से चलती रहती है, इसी तरीके से कंटिन्यू होती है, तो इस पूरी वॉर में जो भारी नुकसान होगा भारत को, वो भारत को झेलना पड़ेगा और कई ऐसी सारी मुसीबत है जिसे भारत को सामना करना पड़ेगा। इस पूरी वॉर को लेकर के सदन में खड़े रहकर माननीय मोदी जी का क्या कहना है, सुनिए हमारी आज की पूरी इस खबर में। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर
सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी है। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 1 दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी है। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत है। इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है उस सेक्टर को आवश्यक सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप हर रोज मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार और इंडस्ट्री के साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल ये है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय के युद्धों के दौरान उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ गई थी, तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हाँ, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य